गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। हम इसमें पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ है वो है पॉलिटी एंड टुडेज इज आवर 6th लेक्चर। इससे पहले जो 5 लेक्चर हुए हैं वी कवर्ड द पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, उसको हम डिटेल में कर रहे हैं। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट को लेके, चाहे वो थोड़ा फैक्चुअल हो या वो थोड़ा एनालिटिकल हो, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट लेक्चर्स। आज हम उस फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आर्टिकल जो हमारे 31 है, 32, 33, 34 एंड 35 इनको करेंगे और साथ में डीपीएसपी में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि डीपीएसपी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डीपीएसपी का कंफ्लिक्ट रहता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और एक हम डिस्कस करेंगे कि जो डीपीएसपीज हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हैं, वो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीपीएसपीज मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हम कर लेंगे। पर एक चीज याद रखें कि जो ये लेक्चर लगा रहे हैं, मेक श्योर दैट यू जॉट डाउन द पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट्स हैं, ताकि आप एक्टिवली लेक्चर्स को लगा सकें। और ये लेक्चर्स डेली सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पर 5:30 AM आते हैं और मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। और उसके बाद जो आपको एमसीक्यू करने होते हैं, दीज आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल। वहां पे जाके अपनी आप अप्लाई भी करें कि आपकी नॉलेज जो है वो कितनी सही है और क्या एरर आ रहे हैं, सो दैट नॉलेज का एप्लीकेशन भी साथ साथ में होता रहे। एट द एंड ऑफ द डे, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट application of the knowledge that you acquire through the whole journey of your preparation। आया समझ में यहां तक? अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमने पहले आर्टिकल पढ़े हैं सारे, वो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल्स, कुछ सिटीजन्स को, कुछ नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। और जो आर्टिकल 32 है, इट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि दिस दिस आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब यह है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने की जो पावर है वो कहां लिखी हुई है? इस आर्टिकल में लिखी है। और इसे बोल देते हैं दैट इज नथिंग बट अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब मान लो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, पर अगर वो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, तो क्या फायदा उन राइट्स का? तभी जो ये राइट बोला जाता है 32, इट इज लाइक गिविंग टीथ एंड बाइट टू द फंडामेंटल राइट्स। तभी वो फंडामेंटल राइट्स का फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइना पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स, बट पीपल कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो उन फंडामेंटल राइट्स का कोई फायदा है? तो आंसर इज नो। तो इसीलिए इसे बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल टू द फंडामेंटल राइट्स, because in the absence of this article 32, the fundamental rights do not make any sense. Now question arises, ये आर्टिकल 32 में जो लिखा है वो क्या लिखा है और कौन कौन सी पावर्स दी हैं। अब एक चीज इसको समझने के लिए समझ लें कि जो हमारी आर्टिकल 32 में रिट पिटीशंस की पावर है, रिट पिटीशंस की पावर दी हुई है। आपने सुना होगा ये रिट्स होती हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड क्यो वारंटो। तो these 5 type of writs have been mentioned in the constitution under article 32। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या ये रिट होती हैं, क्योंकि इन पे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 32 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता लग गया, इसको डिटेल में करना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए पहले ये समझ लें थोड़ा सा स्टोरी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। जब ब्रिटेन से हमने ये आइडिया लिया है रिट का। अब इंग्लिश लॉ में अगर हम बात करें, पहले जो रिट की पावर हुआ करती थी, दैट वाज विद द किंग। उसके पास, उसे बोल देते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। उसका प्रेरोगेटिव था, किंग ही जस्टिस दिया करता था, फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। पर जब हम मॉडर्न लॉ लेके आए, मॉडर्न संविधान आए या मॉडर्न सोसाइटी आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो उसको मिडिवल सोसाइटी से अलग करता है। तो हमने वहां पे वो प्रेरोगेटिव रिट की पावर हमें किसको दी? हमने सेपरेशन ऑफ पावर करके वो पावर जुडिशरी को दी, इसलिए इसको रिट पिटीशंस बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिट पिटीशन है, ये है कौन कौन सी? पर उसको करने से पहले लेट्स डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो रिट पिटीशंस हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो ये सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है,
दोनों के पास पावर्स है रिट पिटीशन की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, पर उनकी रिट पावर में डिफरेंस है। पहले वो करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हाउ सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू हमारा रिट पिटीशंस। अब सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज लाइक अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट को ये नहीं बोला जाता है, हाई कोर्ट के लिए ये कंडीशन नहीं होती है कि हाई कोर्ट इज नॉट योर गारंटर टू योर फंडामेंटल राइट्स। रीजन इज वेरी सिंपल, सुप्रीम कोर्ट अगर आप गए कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। बट अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कैन डिनाई योर पिटिशन एंड कैन टेल यू कि भाई कहां चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन गारंटी इंश्योर करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पिटिशंस होती हैं, it are valid, these are valid only for the fundamental rights only। जो रिट पिटीशन है, these are valid only for the fundamental rights। और इसकी कहां वैलिड होती हैं? both fundamental rights as well as other legal rights, fundamental rights as well as other legal rights। तो एक तो ये समझ में आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन छोटी है, हाई कोर्ट की बड़ी है इन टर्म्स ऑफ कौन से राइट्स को वो इन्फोर्स करवा सकता है। यहां तक समझ में आया? और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है तो उसकी जजमेंट की वैलिडिटी ऑल ओवर द इंडिया होती है, और वही चीज इन केस ऑफ हाई कोर्ट दैट वैलिडिटी इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट जहां का वो हाई कोर्ट है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द उसकी जजमेंट का कहां कहां होता है? ऑल ओवर द इंडिया और विद इन द स्टेट। ये समझ में आया आपको? तो दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस जो आपको समझने हैं। अब आता है क्वेश्चन, कौन कौन सी रिट पिटीशंस भी हैं, कौन कौन सी रिट पिटीशंस हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 5 रिट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद पहली, हैबियस कॉर्पस। फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस। और एक चीज समझ लें, इसको समझाने से पहले मैं ये समझा देता हूं आपको कि जनरली एक प्रिंसिपल होता है, जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं, एक प्रिंसिपल होता है लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब होता है जिस इंसान का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, ओनली दैट पर्सन कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, देन यू शुड बी गोइंग टू द कोर्ट, नॉट एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसका मतलब सिंपल है कि लोकस स्टैंडाई में कोर्ट पूछता है आपका स्टैंड क्या है, लोकस क्या है आपके केस का, ये आपको इंपैक्ट कर रहा है या किसी और को। तो ये प्रिंसिपल है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो आप ही कोर्ट जाएंगे, आपके बिहाफ पे कोई नहीं जाएगा। पर एक चीज समझें, इस प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल समझ में आया, इस प्रिंसिपल का सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन किया है और बोला है जो पुअर हैं, they are not that legally aware and they do not have financial resources too. So on the behalf of poor या on the behalf of public, certain individuals can go to court of law under the idea of public interest litigation. पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई और इंसान जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है, वो कोर्ट में जाके लिटिगेशन फाइल कर सकता है अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से एक्सपैंड हुआ कि हर जगह लोकस स्टैंडाई लगाने का मतलब नहीं है। पीआईएल का इनोवेशन जो हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी लिटिगेशन साइन हो सकती है, नॉट ओनली योर अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। तो उस पब्लिक इंटरेस्ट से हमारे कोर्ट के पास जो ज्यादा क्या होनी, रिट पिटीशन फाइल होनी स्टार्ट हो गई। मान लो कहीं पे एनवायरमेंट खराब हो रहा है तो आपने क्या डाल दिया, पीआईएल। वो नहीं डालेंगे जो इंसान के हैं उस चीज से इंपैक्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे जो लीगल जो लोग हैं लीगल डोमेन में, वो भी फाइल कर सकते हैं। देयर आर मेनी एनजीओज हु आर वर्किंग फॉर लीगल अवेयरनेस, देयर आर मेनी हु आर डूइंग promoting social justice, so they can file the cases on the behalf of poor which do not have so much voice or resources to file their cases। तो ये आइडिया हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई को थोड़ा डिल्यूट कर देता है। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि आगे जाके जो रिट पिटीशंस हैं
उनमें कहीं जगह ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा, वहां पे ये भी वैलिड हो सकता है। और दूसरा आइडिया आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि these writs are generally issued against the state because fundamental rights are given to the citizens or non-citizens also sometimes against the state. So these writs can be filed only against the state. But in some cases against private individuals these writs can be issued. तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में भी डिबेट है। जैसे लोकस स्टैंडाई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में डिबेट है, वैसे ही स्टेट वर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स में भी डिबेट है। कौन सी रिट ओनली स्टेट के अगेंस्ट है और कौन सी रिट स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। और जब ये रिट फाइल की जाती हैं, दीज रिट्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव आल्सो एज वेल एज लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है ओनली अगेंस्ट लेजिस्लेचर, बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। रिट का काम है कोई स्टेट मतलब ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। और जो ये इसको बोल देते हैं कि अगर 32 आर्टिकल ना होता तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है अंडर आर्टिकल 352, उस नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 को छोड़ के और 21 को छोड़ के अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। तो वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होने का मतलब यही होता है कि आर्टिकल 32 के अंदर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रहता, स्टेट की पावर बढ़ जाती है। तो अगर स्टेट की पावर बढ़ गई है इसका मतलब सिंपल है कि फिर फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है। चाइना की एग्जांपल आपने दी, हमने दिया आपको, तो वहीं पे आता है आइडिया ऑफ आर्टिकल 32। अगर नेशनल इमरजेंसी में खत्म हो जाता है तो कोई मतलब नहीं रहता फंडामेंटल राइट्स का, सारी पावर कहां चली जाती है? स्टेट के पास। तो तभी बोलते हैं दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 32 है, दिस पावर हैज बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 226 जो हमने यहां पे बताया। तो अगर यहां पे हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 32 और इनके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 226। आपको बस ये समझ में आना चाहिए, कल को पूछते हैं हु इज योर गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, नॉट हाई कोर्ट, इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसी के लिए फिर आगे स्टार्ट होता है कि हैबियस कॉर्पस की पिटीशन क्या है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। पहली है हैबियस कॉर्पस, तो हम उसको करते हैं। अब हैबियस कॉर्पस अब मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या है? अगर किसी इंसान को इलीगली और फोर्सफुली किसी ने डिटेन कर लिया है, इलीगली मतलब होता है व्हेन इट कम्स टू स्टेट, फोर्सफुली व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी इंसान ने किसी प्राइवेट इंसान को घर में बंद कर दिया है, दैट इज उसको डिटेन कर लिया है। और स्टेट ने किसी इंसान को डिटेन कर लिया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, लेट्स सपोज दैट। अगर ऐसा हुआ है तो इंसान की लिबर्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने किसी इंसान को बंद कर दिया ना, वो बाहर नहीं जा पाएगा। फ्रीडम ऑफ जो उसकी मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ जो उसका राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ खत्म हो गई है। तो फिर इंसान जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट बोलेगा क्या करो, उस इंसान को मेरे पास लेके आओ, टू हैव द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। ऑफ कोर्स डेड नहीं, जिंदा ही आएगा, पर उस इंसान को लेके आओ। फिर जुडिशरी चेक करेगी कि जो भी उसको पकड़ा है, किसी ने डिटेन किया है, क्या वो लीगल है या इलीगल है। अगर वो इलीगल हुआ तो उस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। बस ये पिटीशन कैसे डाली जाएगी? हैबियस कॉर्पस के अंदर, बिकॉज इट इज इशूड व्हेनेवर अ पर्सन इज डिटेन्ड इलीगली और फोर्सफुली, या बेटर वर्ड इज रॉन्गफुली। किसी इंसान को किसी ने गलती से पकड़ा है, गलत तरीके से पकड़ा है, तो आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता। अगर करता है कल को कोई, तो कहां चले जाए? सुप्रीम कोर्ट चले जाए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब इंसान को पकड़ लिया है तो इंसान तो कोर्ट नहीं जा पाएगा ना यार। तो फिर यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। यहाँ पे वो इंसान भी जा सकता है, या उस इंसान के बिहाफ पे कोई और प्राइवेट पर्सन भी, कोई थर्ड पर्सन इन द टर्म्स ऑफ पीआईएल भी जा सकता है। तो थर्ड पर्सन भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन खुद या फिर पीआईएल जा सकती है।
और इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो और प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। तो यहाँ पे ना तो लोकस स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल लगता है, ना इस पे प्रिंसिपल लगता है कि इट इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट। आया समझ में? और बस एक चीज समझनी है कि जो हैबियस कॉर्पस है इसका पर्पस क्या है कि कोई भी आपको इलीगली डिटेन ना करे। और मान लो जिसके पास भी ये डिटेन करने की पावर है, जिसके पास भी ये डिटेन करने की पावर है, जिसके पास ये पावर है उसके अगेंस्ट ये इशू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, वो भी इंसान को डिटेन कर सकती है क्योंकि उनके पास भी अपनी कंटेम्प्ट ऑफ जो उनका पार्लियामेंट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए उनको डिटेन किया जा सकता है, उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। मान लो आपने पार्लियामेंट के अगेंस्ट कुछ बोला तो पार्लियामेंट ने आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट लगा दिया, आपको पार्लियामेंट में पनिशमेंट दी कि आप 3 दिन यहीं पे रहेंगे पार्लियामेंट में बंद अंदर। तो दैट इज बेसिकली, अगर ऐसा होता है तो you can go to court by filing the petition of habeas corpus and this writ petition is for ताकि इंसान की क्या हो, फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द डिटेन्ड पर्सन। ऐसा ना हो कि कोई भी किसी को पकड़ के अंदर डाल रहा है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सेप्शंस लिख लें जो पेपर में आ सकती हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दीज जो हमारी रिट पिटीशंस हैं। तो हैबियस कॉर्पस के केस में दिस पिटीशंस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, पहला डिटेंशन इज लॉफुल। तो आप ये लिख लें कि एक्सेप्शंस क्या है इसकी, पेपर में पूछ सकते हैं, यही पूछते होते हैं एक्सेप्शंस क्या है। अगर किसी का डिटेंशन क्या है, लॉ है, लॉफुल है, डिटेंशन इज लॉफुली, देन हैबियस कॉर्पस पिटीशन कैन नॉट बी फाइल। अगला क्या है, नेक्स्ट इशू, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर आप नहीं जा सकते हैबियस कॉर्पस में, यहां क्या है, लेजिस्लेचर। Second exception is this: you can go to anybody who has the power to detain you. बट जब ये चल रहा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर, आपको पकड़ लिया है कंटेम्प्ट के लिए, आपने कंटेम्प्ट कर दिया है, फिर आप नहीं जा सकते हैबियस कॉर्पस के अंदर। सेकंड आता है डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर किसी कोर्ट ने आपको डिटेन किया है, किसी कोर्ट ने आपको, कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो फिर आप नहीं जा सकते। तो अगर किसी कोर्ट ने आपको डिटेन किया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, अगर किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर आपको पनिशमेंट दी है और लॉफुली हुआ है, तो आप हैबियस कॉर्पस का यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट एक्सेप्शन इज व्हेन द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, व्हेन डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट की पावर ही नहीं है, आप उसके पास जा रहे हैं, उसकी जुरिडिक्शन से आउट है, तो इन केसेस में यू कैन नॉट हैव यूज द, जो हमारी कौन सी पिटीशन है, हैबियस कॉर्पस पिटीशन। तो दिस रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड इन दीज 4 केसेस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पिटीशन, दैट इज रिट पिटीशन, दैट इज मैंडेमस। नेक्स्ट इज मैंडेमस। अब मैंडेमस की जब बात हो रही है तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब क्या है, वी कमांड। मैंडेमस सिंपली मींस वी कमांड, मतलब जब कोर्ट किसी को कमांड करे, किसको कमांड करेगा, अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो कोई काम नहीं कर रही है तो बोलेगा काम करो, अगर वो कोई काम कर रही है जो उसके अंदर नहीं है पावर के अंदर तो बोलेगा काम ना करो। इट मींस दिस पिटीशन इज टू कमांड द पब्लिक अथॉरिटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो पब्लिक अथॉरिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। और आप एक चीज समझ लें, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली पिटीशन है, क्योंकि जो हमारा इशू आता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट बहुत सारी पिटीशन फाइल होती हैं कि वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट बोलता है इस पिटीशन के अंदर कि आप काम करें। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिट पिटीशन। अब ये रिट पिटीशन तो है हमारे पास जिसमें वी कमांड का जो कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, पर ये होते किसके अगेंस्ट है, पब्लिक अथॉरिटी की। इट इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड यू हैव टू शो दैट योर राइट हैज बीन वायलेटेड। तो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल यहां वैलिड है, तो दोनों प्रिंसिपल्स यहां पे लगेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओनली अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज your right must have been violated, then only you can go to the court by filing the mandamus petition, and if the court finds is कि भाई तुम्हारा केस लीगल है या
लॉजिकल है तो कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस और पब्लिक अथॉरिटी को ऐसा बोल सकते हैं। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन सर्टेन केसेस, वो हमें एक्सेप्शन याद करनी पड़ेंगी। तो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मान लो यहां पे एक कॉर्पोरेशन है, इंफीरियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है और गवर्नमेंट है, सब आएंगे यहां पे। अगर बस पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, इंफीरियर कोर्ट होना चाहिए, तो इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द इन सर्टेन केसेस, वो समझ लें। तो यहां वर्ड क्या लिखा है, पब्लिक अथॉरिटी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। मान लो स्टेट की कॉर्पोरेशन है, इंफीरियर कोर्ट है, मान लो उसके बाद क्या है, कोई ट्राइब्यूनल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट इन जनरल है, तो वहां इशू होगी। पर इन सर्टेन केसेस ये इशू नहीं होती है, उन एक्सेप्शंस को याद कर लेना, बाकी सभी केसेस में इशू होती है। तो एक्सेप्शंस में पहला क्या है, लिखें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके अगेंस्ट नहीं होती है। भाई इंफीरियर कोर्ट्स होते हैं जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, बाकी दोनों कौन से कोर्ट्स होते हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ आर कॉल्ड एज हमारे हायर कोर्ट्स। अगला होता है व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। मान लो किसी ऑफिसर की कोई ड्यूटी है, वो डिस्क्रिशनरी है, बहुत सारी पावर्स होती हैं ऑफिसर के पास। इफ ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, इट मींस यू कैन नॉट फाइल अ writ of mandamus against that person because that is not mandatory for the person to do that thing when duty is discretionary in nature. And next very important is against a private individual you cannot find writ of mandamus. तो आप उसके लिए वैसे कोर्ट में चले जाएंगे, वैसे कोर्ट में जा सकते हैं, बट नॉट अंडर दिस जो फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 32 में मैंडेमस की पिटीशन दी है। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए आपको ये रिट नहीं दी है। इसका मतलब ये नहीं प्राइवेट इंडिविजुअल ने कुछ किया नहीं, कोई एग्रीमेंट साइन किया आपके साथ तो आप बैठे रहेंगे घर पे, नहीं, जाएंगे कोर्ट में, पर उसके लिए आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे, बाद में अपील में सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और है टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसको इन्फोर्स करने के लिए, बट इसमें कीवर्ड है टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, उसके पीछे स्टैच्यू नहीं है कोई, तो आप नहीं जा सकते। तो दीज आर द 4 एक्सेप्शंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर ऑल्सो। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए भी ये इशू नहीं की जा सकती। कौन सी, ये जो हमारी रिट ऑफ मैंडेमस है। एक और एक्सेप्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोल देते हैं कि टू इन्फोर्स अ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर कोई कंट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन है उसको नहीं यहां पे लेके जाएंगे, लॉ के पीछे होनी चाहिए, कंट्रैक्ट में नहीं, लॉ। तभी बार बार वर्ड आ रहा है लॉ, लॉ, मैंडेटरी, लीगल मैंडेट। तो डिस्क्रिशनरी होगा तो नहीं होगा, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है पर उसके पीछे कोई लॉ नहीं है, तो ये रिट के अंदर नहीं जा सकते आप। ये रिट बड़ी स्पेसिफिक है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने वाली रिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आपका कंट्रैक्ट ऑब्लिगेशन नहीं होती, आप कहीं जा नहीं सकते, जा सकते हैं, पर आप और मैकेनिज्म का यूज करेंगे, ना कि दिस रिट ऑफ मैंडेमस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन। अब जब हम प्रोहिबिशन पढ़ते हैं, और एक और है दैट इज हमारी सर्चुअरी, दोनों में सिमिलैरिटी है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोनों को कंपेयर करके कि कौन सी हमारी प्रोहिबिशन में आती है चीजें और कौन सी आती हैं सर्चुअरी में। प्रोहिबिशन एंड नेक्स्ट वन इज सर्चुअरी, सर्चुअरी। अब समझ लें इसको, ये जो पिटीशंस होती हैं ये जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होती हैं, जुडिशियल या क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज। क्वाजाई होती हैं जो कोर्ट जैसी लगती हैं पर प्योर कोर्ट नहीं होती हैं, वो कोर्ट के सिविल प्रोसीजर की तरह काम नहीं करती हैं, मतलब दे आर नॉट बाउंडेड बाय द लीगल प्रोसीजर्स, बट वो कोर्ट जैसा ही काम कर रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द जस्टिस। फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज। अब ये इशू होती है मान लो जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, ब्रॉडली ये समझो, अगर मान लो किसी भी जुडिशियल बॉडी ने वो काम उठा लिया जो उसकी पावर में नहीं है और अभी वो उस पर डिस्कशन कर रही है पर जजमेंट नहीं दी है, तो आप इसमें जा सकते हैं प्रोहिबिशन में, उसको बोल सकते हैं कि यू आर प्रोहिबिटेड टू टेक दैट केस बिकॉज इट इज नॉट इन योर पावर। इट मींस इट इज डन व्हेन द जजमेंट इज नॉट डिलीवर्ड, व्हेन जजमेंट इज नॉट डिलीवर्ड। पर जजमेंट पे काम स्टार्ट हो गया है, उसको रोकने के लिए आप ये पिटीशन डाल सकते हैं
और इसीलिए इस पिटीशन को बोल देते हैं दिस पिटीशन इज प्रिवेंटिव इन नेचर। इट प्रिवेंट्स द बॉडी कि वो काम ना करे जो उसके दायरे में नहीं आता है। तो पहली बात तो ये है। और सर्चुरी में क्या होता है, मान लो आप कोई केस किसी के पास ले गए, जुडिशियल बॉडी के पास, उसने उस पर डिस्कशन की और जजमेंट भी दे दी, और बाद में आपको समझ में आया कि ये तो उसकी पावर में था ही नहीं, तो आप कहां जाएंगे फिर, सर्चुलरी में। व्हेन द जजमेंट इज डिलीवर्ड, तो उसमें केस में क्या आता है, व्हेन जजमेंट इज डिलीवर्ड देन काम हो जाता है उल्टा। व्हेन जजमेंट इज डिलीवर्ड, तो व्हेन जजमेंट इज डिलीवर्ड तो ये हो जाती है प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। दिस इज प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। वो दिस इज ओनली प्रिवेंटिव इन नेचर, ये क्योर भी करेगी क्योंकि जजमेंट आ गई है, जजमेंट का इन्फोर्स में भी आ गया, उसका इंपैक्ट भी हो गया होगा, तो आपको क्योर भी किया जाएगा। तो दिस इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इन नेचर। तो these petition can be issued only against judicial and quasi judicial bodies इसमें एक और चीज है, वो भी आपको लिखवा देता हूं, थोड़ा सा फर्क है। एक तो ये फर्क हो गया ऊपर वाला, एक और है only against judicial and quasi judicial bodies and it can be filed only by the aggrieved person। यहां पे भी locus standi का प्रिंसिपल लगता है, तो ये भी लिख लें। बस एक जगह नहीं लगा है, वो कहां पे, ऊपर अभी पहले केस में, यहां पे भी लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल लगता है, यहां पे भी लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल लगता है, दोनों में लगता है। मतलब PIL इसमें फाइल नहीं की जा सकती। और द पर्पस ऑफ द रिट इज टू प्रोहिबिट द जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी टू टेक अप द केसेस जो उनकी पावर में है ही नहीं। और यहां पे जजमेंट के बाद आता है, पर एक एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ सर्चुररी दिस जजमेंट जो सर्चुररी की है इसको यूज किया जा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑल्सो। तो ये भी लिख लें, एज पर सुप्रीम कोर्ट इट इज अवेलेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी आ सकता है, that affecting rights of individuals। तो इन दिस केस ये आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, यहां ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल। वहां पे भी जुडिशियल तो है ही, क्वाजी जुडिशियल तो है ही, बट साथ में एक्स्ट्रा कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये चीज समझ लें, इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है, ये अकेली क्या है, प्रिवेंटिव है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में जो आपको याद करना है। अब नेक्स्ट आता है क्यो वेरेंटो। द नेक्स्ट पिटिशन इज क्यो वेरेंटो। इसको भी समझ लेते हैं क्या है क्यो वेरेंटो। इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। भाई ये पिटीशन तब फाइल होती है जब कोई बंदा कोई काम कर रहा हो पर उसके पास वो अथॉरिटी या पावर ना हो। तो कोर्ट बोलता है कि आप कर तो रहे हैं, पहले बताएं क्या है आपकी अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने IAS का एग्जाम दिया, आप IAS बन गए, पर यार आपका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो वैलिड नहीं था, आपकी एज ज़्यादा थी, तो फिर आपको पिटीशन जाएगी क्यो वेरेंटो कि बताओ तुम्हारी क्या अथॉरिटी है यहाँ बैठने की, आर यू एलिजिबल फॉर दैट। तो उस पर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो ये इशू की जाता है जब इंसान कहीं बैठा हो, किसी अथॉरिटी में बैठा हो या कोई काम कर रहा हो जो कि उसका काम ना हो, तो ये इशू करके उसको रोक दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज रिट ऑफ क्यो वेरेंटो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिट ऑफ क्यो वेरेंटो सिंपली सेज दैट कि कोई भी इंसान अपनी अथॉरिटी के बिना पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठ सकता। अब हम करते हैं इसके बाद कि जो हमारी क्यो वेरेंटो है, इट लाइकली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। एंड यहां पे भी हमारा क्या लगता है, लोकस स्टैंडाई प्लस साथ में क्या लगता है, यहां पे अलाउड है PIL। तो इन केस ऑफ क्यो वेरेंटो PIL इज अलाउड। और एक हमारा हैबियस कॉर्पस था, वहां अलाउड था। तो मैं आपको चार्ट बना के भी दिखा देता हूं। और बस ये होता है कि कोई भी इंसान क्या हो, अपनी किसी भी ऑफिस में बैठा है तो उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। तो जब ये रिट इशू होती है तो इट हैज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द पर्सन फ्रॉम दैट ऑफिस।
तो सिंपल ये समझ लें कि आप जो भी कर रहे हैं अथॉरिटी पे, क्या आप उस लायक हैं, लायक इन द सेंस लीगली उसके लिए आप उस ऑफिस में बैठने के लिए लीगली हैं, लीगल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों वारंटो वाली रिट पास करके आपको उस ऑफिस से हटाया जा सकता है। अब मेन चीज क्या आती है इसमें कि जो हमने पढ़ी है पांचों रिट पिटीशंस, इसका ब्रॉड डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल पहली क्या थी, हैबियस कॉर्पस, और दूसरी क्या थी, मैंडमस, फिर थी हमारी प्रोहिबिशन। बस एक्सेप्शन याद कर लेना ताकि काम आपका आसान हो जाए। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी एंड क्यो वारंटो। अब हमने आपको बताया कि इन पांचों रिट्स में अगर मैं बात करूं कि ये ओनली ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, प्लस प्राइवेट के अगेंस्ट है, तो यहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, ये प्राइवेट के भी अंदर है, ये प्राइवेट के लिए वैलिड नहीं है। यहां पे लोकस स्टैंडाई प्लस पीआईएल, तो यहां पे ये भी हो सकता है, ये तो चलो लोकस स्टैंडाई सभी में हो सकता है, यहाँ पीआईएल हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। तो ड्रॉ दैट चार्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया है रिट जुरिस्डिक्शन वाला टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल हमारा जो आता है 33 ऑफ द संविधान, आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 33 जो है, इट टॉक्स अबाउट द वेरी फंडामेंटल थिंग कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, पहले इसको बना लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके रिस्पेक्ट में है वो फंडामेंटल राइट। और जब भी हम ये कर रहे हैं ना पॉलिटी वाला, ट्राई करते रहें कि चीजों को साथ में लिखते रहें ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे। इनको साथ साथ में लिखते रहें तभी क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी फिर ये। नेक्स्ट इज आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फंडामेंटल राइट्स दे दिया ना हमने 14 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट्स ही हैं। 33 में बोला है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए एक्सेप्शंस है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक्सेप्शन है कि आर्म्ड फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स से कैसे कैसे डील करना है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के पास सारे फंडामेंटल राइट्स होंगे जो आर्म सिटीजन्स के पास हैं? तो अब लॉजिकली भी देखें कि भाई हमने एक दिया हुआ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आर्मी को ये करने दिया जा सकता है, आर्म्ड फोर्सेस को? आंसर इज नो। फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इट सीम्स लॉजिकल कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन इस एक्सटेंट का होना चाहिए कि वहां पे पूरा ऑर्डर होना चाहिए, और ऑर्डर एंड फंडामेंटल राइट्स समटाइम्स गेट्स इनवर्सली रिलेटेड आल्सो, कि आपके जितने फंडामेंटल राइट्स होंगे उतना आर्मी में डिसिप्लिन कम हो जाएगा। तो आर्मी में डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए फॉर नेशनल सिक्योरिटी हमने बोला कि आर्म्ड फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा सकते लाइक दैट ऑफ सिटीजंस। और यही यहां पे आर्टिकल 33 में इंपावर किया गया है किसको? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो आर्म सिटीजंस को मिलते हैं। पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे? हु कैन मेक लॉ? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। कैन स्टेट मेक लॉ? आंसर इज नो। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट दैट इज यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डू दैट। आंसर इज स्टेट्स कैन नॉट डू दैट, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब ये आपको लॉजिक भी समझ में आएगा। पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाए हुए हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, उसमें बोला हुआ है कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। ये सारी चीजें बनाई हुई हैं कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी थोड़ा सा कंट्रोल है, नॉट लाइक अ कॉमन सिटीजन, क्योंकि फिर आप आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, उस पर डिबेट आ जाएगी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आर्म्ड फोर्सेस में कोई और काम कर रहे हैं, जो कौन सा काम कर रहे हैं? नॉन कम्बैटेंट, नॉन कम्बैट रोल में है,
फॉर एग्जाम्पल आर्मी में जाएंगे, कैंट में बार्बर भी होता है, वहाँ प्लम्बर भी होगा, वो सिविलियन कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। पर ये सारे के सारे जो चीजें हैं आर्टिकल 33, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन कम्बैट रोल वाले जो भी ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं, बार्बर्स, टीचर्स, आर्मी में जो कैंट में हमारा केंद्रीय विद्यालय भी होता है, वहाँ पे टीचर्स भी होंगे, प्लम्बर्स भी होंगे। तो अगर वो नॉन कम्बैट रोल में, उन पे भी है, क्योंकि आर्मी में वी वांट डिसिप्लिन। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। और पार्लियामेंट ने एक लॉ और भी बनाया है, दैट इज लॉ इज कॉल्ड एज कोर्ट मार्शल्स। मतलब हमने होता है कि अगर आर्मी के अगेंस्ट पर्सनल के कोई भी केस डालना है तो अब जज जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, उनके लिए स्पेशल क्या है, आर्मी कोर्ट्स हैं, उन्हें बोल देते हैं कोर्ट मार्शल। उसके अंदर उनको डील किया जाता है और उसके बाद वो, और इस जो हमारे कोर्ट मार्शल हैं उनके अंदर उनको डील किया जाता है। तो तभी बोला कि सभी के सारे फंडामेंटल राइट्स उनको अवेलेबल नहीं है। तो आर्टिकल 33 के अंदर ही वो बनाया गया है आर्मी कोर्ट्स, कोर्ट मार्शल, बिकॉज सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है अगर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 33 के बाद आता है 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी लिख लें आर्मी कोर्ट्स। और जो आर्मी कोर्ट्स हैं इनको अलग कर दिया जाता है किससे, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं। तो वो वाली रिट पिटीशन उन पे नहीं लगेंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि आर्मी को अगर डील करना है तो अलग तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज आर्मी है सर्टेन आर्म फोर्सेस है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द स्टेट, जहाँ पे ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल लग गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता है, वो जुडिशरी का अपना ट्रिब्यूनल बैठता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस याद रखना दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली कैन बी मेक ओनली बाय पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट हैज मेड मेनी लॉज, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ये सारे एक्ट उन्होंने बनाए हुए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है, नॉन कम्बैट रूल वालों पे भी लगता है। आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यहां इसको बोल देते हैं। अब मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स में डिबेट रहती है। भाई हमने पता है ना कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, उनको सस्पेंड किया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। बट जो आर्टिकल 19 है, अगर वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में तो अपने आप हो जाता है सस्पेंड। अगर वही क्या इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन है तो उसके केस में तो प्रेजेंट को करना पड़ता है। पर 19 भी सस्पेंड हो सकता है, 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। अगर ये सस्पेंड नहीं हो सकते, इनकी इंपॉर्टेंस है, बाकी राइट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो नेशनल इमरजेंसी में राइट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और उसी नेशनल इमरजेंसी के कंपैरिजन में एक और चीज है, वो है कोर्ट मार्शल। नेशनल इमरजेंसी थोड़ा ब्रॉड टर्म है, जो हमारा मार्शल लॉ है थोड़ा ये नैरो टर्म है। किस सेंस में, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया में कुछ वायलेंस हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, वहां पे राइट हो गया मान लो, और उसको डील करने के लिए कोई वायलेंस हो रही है, उसको डील करने के लिए क्या लगा सकते हैं, इसे बोल देते हैं आर्मी रूल। आपने किसी जगह पे राइट्स को रोकने के लिए, जिसको मान लो उन राइट्स को रोकने के लिए आप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो राइट्स बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ले चुके हैं, तो आप वहां पे आर्मी का रूल लगा देंगे। आर्मी को पता होता है कैसे डिसिप्लिन लेके आना एरिया में, हाउ टू एस्टैब्लिश पीस इन द एरिया बाय काइंड ऑफ डेटरेंस, कि हम डेटरेंस बहुत ज्यादा होती है आर्मी की। तो आर्मी रूल वहां लगता है जहां पे ऐसी कंडीशन बन जाए कि राइट्स हो रहे हैं, कुछ भी जो वायलेंस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डील नहीं कर पाएगी। अब इसी मिलिट्री रूल को, आर्मी रूल को कहते हैं मार्शल लॉ। बट ये नेशनल इमरजेंसी से बहुत अलग है। एक तो इसका पर्पस क्या होता है, जब ये फोर्स में आता है तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो जहां पे भी लगेगा किसकी पावर बढ़ जाएगी, आर्मी की। और क्या सस्पेंड हो जाएंगे आपके, उस एरिया में फंडामेंटल राइट्स नहीं लगते, फिर कोई फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में भी होता है, पर वहां पे और बहुत सारी चीजें होती हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे मिलिट्री रूल को, मार्शल लॉ को नेशनल इमरजेंसी से। पर ये ब्रॉड डिफरेंस है एज फार एज मार्शल लॉ इज कंसर्न। तो इसमें दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स व्हेन देयर इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्शल लॉ in the area. It empowers the parliament
नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई तुम बताओ तुम्हें कहां लगता है, कहां लगाना चाहिए, मार्शल लॉ लगाना चाहिए। इट इंपावर्स द पार्लियामेंट टू गिव अफेक्ट टू द मार्शल लॉ इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और इट इंपावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई, मतलब कहने का मतलब इट इंपावर्स द पार्लियामेंट, जो कोई बंदा है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, जिसने मार्शल लॉ के टाइम पे ऑर्डर लेके आया, उसके अगेंस्ट कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हो सकती, बिकॉज ही हैज डन, लेट्स सपोज, यूज द फोर्स। तो पार्लियामेंट उनको बचा सकती है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड पनिश्ड। तो जो भी इस टाइम हो रहा होगा मार्शल लॉ वाली टेरिटरी में, वह कौन पावरफुल होगा? पार्लियामेंट। जो पनिशमेंट देनी कौन देगा? पार्लियामेंट। किसी को माफ करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट कर दिए तो उस टाइम कौन सुप्रीम हो जाता है? पार्लियामेंट बिकम्स सुप्रीम, दैट इज कॉल्ड एज मार्शल लॉ। और इसे बोल देते हैं एक और वर्ड में, दिस इज मिलिट्री रूल। अब मान लो कोई वॉर हो गया, मान लो पाकिस्तान ने कुछ वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी इंडिया के बॉर्डर एरिया में, तो किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी पार्लियामेंट ने किसी स्टेट के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। वहां आर्मी का रूल हो गया, ताकि लोगों को ऑर्डर में रखा जाए और पहले इस सिचुएशन से डील किया जा सके। ये लगता बहुत कम है, पर ये आइडिया संविधान में है अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। अब मार्शल लॉ के केस में क्या सस्पेंड हो जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। यहां पे भी सस्पेंड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी है, यहां पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं। पर यहां पे फंडामेंटल राइट्स के साथ बाकी चीजें भी सस्पेंड होती हैं, जैसे कि सेंटर स्टेट के रिलेशन सस्पेंड हो जाते हैं। सेंटर स्टेट के रिलेशन खत्म हो जाते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन में काम करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सेंटर ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तो नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट के रिलेशन भी चेंज हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेंज हो जाती है, और पार्लियामेंट के टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर खत्म हो जाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कौन ज्यादा पावरफुल बन जाता है? एग्जीक्यूटिव। पर यहां पे इंपैक्ट क्या होता है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही होता है। यहां पे ग्राउंड मेंशन है हमारे कि आप वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के केस में करेंगे। यहाँ ग्राउंड्स आर वेरी वेग, जैसे कि मान लो राइट हो गई, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, राइट्स हो गए, मान लो वॉर ही हो गया, तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, और वैसे वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एज सच 3 ग्राउंड नहीं है जो वहां मेंशन है। तो इट इज बेसिकली इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी एरिया में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, मणिपुर में मान लो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी, कुकीज एंड मेथीज वर फाइटिंग विद ईच अदर, तो वहां पे वो क्या लगा सकते थे? मार्शल लॉ लगा सकते थे, ताकि ऑर्डर को इंश्योर किया जाए और जो भी लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ये लगता है स्पेसिफिक एरिया में, ये लगता है पूरे के पूरे इंडिया में, या पार्ट ऑफ द इंडिया, नेशन और पार्ट ऑफ इंडिया, वो लगता है स्पेसिफिक एरिया में। तो इसका डील करने का तरीका क्या है? कोई स्पेसिफिक एरिया है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, किसकी? लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये स्पेसिफिक एरिया के लिए है, एंड दैट इज फॉर होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नॉट दैट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया इन इंडिया। और नेक्स्ट है, इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर यहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन है कि किन किन ग्राउंड पे लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, कौन कौन लगाएगा, वो आर्टिकल 352 में मेंशन है। इसके लिए ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बस हमने आर्टिकल 34 में ये बोल दिया है, पर ये ग्राउंड्स पूरा प्रोसेस यहां पे मेंशन नहीं है, लाइक दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 352 है, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, और उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है जो हमारा आर्टिकल 34 में है। तो इसमें केस में, मार्शल लॉ के केस में मिलिट्री रूल है, आर्मी रूल है, तो यहां पे आर्मी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, आपको डिटेन किया जा सकता है बिना पूछे, ताकि ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 में बस ऐसे समझ लें, क्रक्स इसका ये है, हमने पहले आपको बताया था ना, कुछ राइट्स हैं जो कि अपने आप में नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, जैसे कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, एक है 21A, 23, 24। तो हमने पहले ही बताया था कि इन केसेस में 17, 21A, 23, 24 में जो इन्फोर्स करना है वो कौन करेगा? पार्लियामेंट, नॉट स्टेट। तो वो लिखा हुआ है कहां पे? यहां पे लिखा है 35 में कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इन्फोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल 17, 21A,
21A में बना था हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, 17 जो अनटचेबिलिटी उसके लिए बना था हमारा जो हमारा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट या SC एंड STs प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। वो कौन बना रहे हैं? पार्लियामेंट बना रहा है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। 23 एंड 24 वही है जो हमारा चाइल्ड लेबर को लेके है, 23 है जो हमारा लेके है कौन सा, वही फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड जो हमारी बैगर है। तो इसको लेके जो चीजें थी उसको रोकने के लिए हमारे पास आर्टिकल 23 था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड राइट टू एजुकेशन। दीज आर लॉज आर नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी एंड फॉर दैट पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर अंडर आर्टिकल 35 कि आप ही इसे इन्फोर्स कर सकते हैं, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जैसे एक आर्टिकल 6 क्लॉज 62 आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक केसेस, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, वहां भी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में भी ये चीज मेंशन्ड है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी देखा जो हमारा आर्टिकल 33 था, इन केस ऑफ आर्टिकल 33 कौन सा था हमारा भी जो अभी पढ़ के आर्म्ड फोर्सेस केस में, वहां पे भी कौन बना सकता है लॉ? पार्लियामेंट। अभी हमने अभी देखा है आर्टिकल 35 में मार्शल लॉ को लेके भी किसकी पावर है? 34 लेगा, वो भी मार्शल लॉ जो हमारा मिलिट्री रूल है उसको भी इन्फोर्स करने के लिए पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 35 में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ आर्टिकल्स को इन्फोर्स में लेके आने के लिए। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज आर्टिकल 31, जो एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमने नहीं किए हैं। हमने सारे कर लिए हैं 12 से लेके 35 तक, एक रह गया है आर्टिकल 31। और इस 31 के 3 पार्ट हैं, A, B और C कैपिटल वाले। और क्या है ये? दीज आर द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। दीज आर द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। कैसे? अब बता देते हैं आपको, एक आइडिया दे देते हैं, ओवरव्यू कैसे है, एक ओवरव्यू दे देते हैं ये चीजें कैसे हैं। अब जो आर्टिकल 31A है ये कुछ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स को लेके है। अगर स्टेट को कुछ स्टेट्स की एक्विजिशन करनी है तो स्टेट कर सकती है। दैट एक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड कि हमारे फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 31B में हमें बोला गया है, आर्टिकल 31B में बोला गया है कि कुछ लॉज को तुम 9th शेड्यूल में रख दो, एक शेड्यूल है 9th शेड्यूल, और लॉज को जब तुम उसमें डाल दोगे तो वो इम्यून हो जाएंगे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो गए हैं। 31C में बोला गया है कि आर्टिकल 39 जो DPSP है B एंड C, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप आर्टिकल 14 और 19 का वॉयलेशन कर सकते हो, आर्टिकल 14 और 19 का वॉयलेशन कर सकते हो, तो आप फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर सकते हो फॉर टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39 B एंड C। क्या? और बताता हूं। दिस आर्टिकल इज लाइक एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। ये कंडीशंस दी हैं तीनों में कि किन किन केसेस में आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हो। एक है आर्टिकल 31C, उसमें बोला है कि एक DPSP है 39B एंड C में। जैसे कि 39B और C में बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। C में बोला गया है कि जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसका यूज करना है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर ऐसा कुछ करना है और ऐसे करते करते आपके 14 और 19 वाले फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गए तो होने दे। तो DPSP बिकम सुप्रीम ओवर फंडामेंटल राइट्स, जबकि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इनफोर्सिएबल पर दीज आर नॉट लीगली इनफोर्सिएबल। DPSP को अगर फुलफिल नहीं कर रहे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं हो रहे आप कोर्ट में जा सकते हैं। पर आर्टिकल 31C में कुछ फंडामेंटल राइट्स को नीचे रख दिया कुछ DPSPs के, तो these are kind of exceptions to the violation of exceptions to the fundamental rights। और वैसे हमने B बनाया था 31B, हमने बोला एक शेड्यूल बना दिया हमने, शेड्यूल होते हैं ना, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे शेड्यूल है हमारे 12। एक 9th शेड्यूल ऐड किया, उसमें बोला कि जो भी लॉ इसमें डाल दिया उस पे कभी भी आज के बाद कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करे या ना करे। वो बात अलग है। आफ्टर द केस नोन एज जो हमारा IR कोहलो केस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो हमारा 1973 था जब हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी, उससे पहले जो भी लॉ कहां पे डालने हैं, यहां पे डालने हैं, वो तो तुम इम्यून हैं, उसके बाद जो डाले हैं दोज आर नॉट इम्यून। तो इसके लिए आज सिचुएशन अलग है। आज हर लॉ क्या है देखा जाएगा कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं। पर एज सच जो ये आर्टिकल बोल रहा है यही बोल रहा है कि इन इट्स टेक्चुअल सेंस क्या बोल रहा है कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में रख दिया
उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर आज कंडीशन ये है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो देखा जाएगा वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और 31A में कुछ स्टेट्स को लेने के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो होने दें। तो 31A में जहां एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स की बात आती है तो वहां 5 चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज लिखी हुई है एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। तो 31A में अगर इन 5 चीजों के लिए कोई स्टेट काम करती है तो तुम उसके लिए ये नहीं बोल सकते मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। तो पहला क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स and the related rights। तो acquisition of states and related rights by the state। ऐसा कुछ हो गया तो जाएंगे नहीं कोर्ट में, जा नहीं सकते। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पांचों चीजें याद कर लेना, कहीं प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, आया नहीं है पर आ सकता है। टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट। वो आपके जो प्राइवेट बैंक्स थे वो ले लिए थे ना, नेशनलाइज कर दिए थे, तो किए जा सकते हैं। फिर आप नहीं बोलेंगे मेरा क्या वॉलेट हो गया है, राइट टू प्रोफेशन। फिर आता है अमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बिल तो गए हैं पर एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, वैसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ, एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। मतलब आप मैनेजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट वन इज जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। इन केसेस में बस ये 5 केस मेंशन है। पहला क्या है, स्टेट की एक्विजिशन एंड रिलेटेड राइट्स, अमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, modification of mining leases, modification of rights of the corporations और शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। ये सारी कहानी है। ये 5 के केसेस में अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द कोर्ट। यहां तक समझ में आया? So these are the fundamental rights that have been mentioned in the Constitution of India. Now let's start with DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये नोट कर लें इनको, पेपर में अगर आ गया ना तो इनमें से आ जाएगा, आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। पर पता लग गया है कि 31A, B और C एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स हैं। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका ब्रॉड मैं समझा देता हूं। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। बस ये समझ लें, हमने ये दिए हैं टू द स्टेट डायरेक्शंस देने के लिए, टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। स्टेट को ऐसा करना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो बनते हैं, उन मैनिफेस्टो में स्टेट कौन सी पॉलिसी लेगी, दैट आर इंस्पायर्ड बाय डीपीएसपीस। तो दीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। अगर ये कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होती, आप जाके कोर्ट में बोल नहीं सकते, बट दे आर इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ पीपल। जब इलेक्शन होते हैं इन अ कोर्ट ऑफ पीपल, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी, ये इन्फोर्स होते हैं। हर चीजें कोर्ट में नहीं होती ना, कई स्ट्रीट पे भी होती हैं, सड़कों पे होती हैं, तो ये सड़कों वाले हैं। डीपीएसपीस आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल, बट हमने ये पता है कि डीपीएसपीस को संविधान ने डिवाइड नहीं किया है कि भाई कौन कौन से डीपीएसपीस हैं, तो हमने इनको डिवाइड कर रखा है। दीज आर लिबरल प्रिंसिपल्स, दीज आर गांधीयन, दीज आर सोशलिस्ट। ये कहानी हमने बनाई है, हम पढ़ेंगे, पर दीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले नोट करके ये लिख लें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीस हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमने उसको करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से डीपीएसपीस हैं। बट मेन चीज क्या है कि डीपीएसपीस आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल, पर ये कोर्ट ऑफ पीपल में इन्फोर्सिबल है। और दूसरा, जब डीपीएसपीस की बात हो रही है तो दे प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी,
दे प्रमोट सोशो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनका गोल है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी गोल किसका है? फंडामेंटल राइट्स का, कि सोसाइटी में इकोनॉमिक लेवल पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो दे प्रमोट सोशो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड it is basically a rights can be enacted, तो these can be enacted by making laws। तो ये इनमें से बहुत सारे डीपीएसपी हैं जिनको जो इन्फोर्स करने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए हुए हैं। तो बाय मेकिंग लॉज वी कैन इंप्लीमेंट द डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ नहीं बनाने पड़ते, कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स अपने आप ही फोर्स में आ जाते हैं। एंड इन केस ऑफ डीपीएसपी लैंग्वेज इज वेरी इजी एंड जनरल, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रिक्ट कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। या लैंग्वेज इज लाइक कि हमें ओल्ड एज वालों के लिए काम करना है, हमें वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, हमें चाइल्ड की हेल्थ को ध्यान में रखना है, हमें मैटरनल हेल्थ को ध्यान में रखना है। तो लैंग्वेज इज वेरी इजी एंड जनरल इन केस ऑफ डीपीएसपीज एंड इट इज वेरी स्ट्रिक्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और व्हेन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की एक डिबेट आती है तो उसका क्रक्स क्या है, वो कैसे आया, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसका क्रक्स क्या है? दो डीपीएसपीज हैं 39B एंड C, उसको तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसके लिए तुम आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ दो डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकते हो, बाकी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। और बाकी डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है? आर्टिकल 39B एंड C, जो किसे लिंक्ड है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड टू यूज पब्लिक रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। टू, अगर ये करने के लिए आप 14 और 19 राइट को वायलेट भी करते हैं तो कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दैट स्टैंड वाज गिवन इन मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980। पर ये हम यहां तक पहुंचे कैसे? चंपाकम दुराईराजन केस से, गोलकनाथ केस से मिनर्वा तक कैसे पहुंचे? दैट स्टोरी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको रिवाइज करें एंड वी विल डिस्कस द डीपीएसपीज एंड डायरेक्टली एंटर इनटू द टॉपिक दैट इज पार्लियामेंट in the next class. Thank you so much.